मनीष भाई, क्या मजबूरी है? एक जवाब ही तो देना है, यही तो बताना है कि भाई हमने नहीं आदेश दिया था, वो जो मजिस्ट्रेट था उसने करवा दिया था। या आज तो सीआरपीएफ के डीजी साहब ने भी कह दिया कि आप लोग बकायदा जो है आप लोग अपने हिसाब से काम करिए, सारी जवाबदेही मेरी है। तो आके शाह साहब ये भी कह सकते हैं कि डीजी साहब की ही जो है वो जवाबदेही और डीजी साहब के आदेश से चला था। क्या दिक्कत है? जवाब देने में क्या दिक्कत है? नहीं, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स संकट में चली गई है असल में। बेसिकली आप देखेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में जो लेट किया गया, जो इतना लंबा समय लिया गया, तो उससे बात ऑलरेडी पहले ही अमित शाह और आपने देख रहा होगा आंदोलन के दौरान कौन जिम्मेदार, तड़ी पार ये नारे लग रहे थे वहां पे उस आंदोलन में। जब ये देरी की जा रही थी तो मोदी के खिलाफ नारे लग रहे थे। और पूरे आंदोलन में आप देखेंगे कि उस समय जनरली ये बात ऑलरेडी हो गई थी कि मोदी ही जिम्मेदार है। जैसे धर्मेंद्र प्रधान बहुत पीछे चले गए थे, आ गए थे आगे अमित शाह, आ गए थे आगे नरेंद्र मोदी। ये जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है असल में वो खुद को बचाने के लिए हुआ है, नहीं तो वो देते ही नहीं, वो इस्तीफा ही नहीं लेते। अब वो बात बढ़ गई थी अमित शाह की तरफ, बात बढ़ गई थी मोदी की तरफ, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया। लेकिन बात तो बढ़ गई थी ना, बात तो उस दिशा में बढ़ गई थी, मोदी की तरफ और उसकी तरफ। तो अब इस सरकार का ही इकबाल खत्म हो गया है। इस सरकार का बेसिकली इसका जो इसने जो भय पैदा किया था जनता में, वो भय जनता से सरकार की तरफ शिफ्ट हो गया है। जो ये बात लग रही थी कि अब ये सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ जाएगी, अब फुली घोषित तौर पे जो अघोषित चल रहा है, वो थोड़ा इस आंदोलन ने उसको लोकतंत्र की थोड़ी वापसी की है। और इसलिए अब जो है सवाल, पहली बार आप ध्यान दीजिए कि सवाल कहां चला गया है। उस पूरे आंदोलन में आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं चलेगी, हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं चलेगी, ये सेंट्रल स्लोगन था। उस पूरे आंदोलन में बाबा साहब बहुत प्रमुखता से उभरे, जय भीम के नारा ज्यादा प्रमुखता से उभरा उस आंदोलन में। उस पूरे आंदोलन आपने देखा होगा कि जो एक दलित नेता है, जिसको दलित नेताओं के बारे में माना जाता है वो केवल दलितों की राजनीति करेंगे, एक दलित नेता उभरा जो बेसिकली सबकी राजनीति कर रहा था, सब उसको अपना नेता मान रहे। तो इस राजनीति ने पॉलिटिक्स के ग्रामर को बहुत बदल दिया ना, उसको चेंज कर दिया, उसके कल्चर को बदल दिया। आपने ध्यान दिया होगा जौहर यूनिवर्सिटी को कोशिश की गई उत्तर प्रदेश में कि इसको कम्युनल प्रश्न बना दिया जाए और राम मंदिर का चढ़ावा चोरी को डाइवर्ट कर दिया जाए और जेनजी के आंदोलन को डाइवर्ट कर दिया जाए। लेकिन पहली बार मैं देख रहा था जो वास्तव में एक उत्तर प्रदेश में कम्युनल प्रश्न बन गया था। आजम खान को टारगेट करके बहुत कम्युनल राजनीति की गई, पॉलिटिक्स की गई, लेकिन इस पूरे आंदोलन में आपने देखा होगा कि वहां भी वो प्रश्न जो है वो शिक्षा का प्रश्न बन गया, वो लोगों के लिए शिक्षा का प्रश्न बन गया, विश्वविद्यालय का प्रश्न बन गया, यूथ का प्रश्न बन गया। और योगी सरकार को पीछे हटना पड़ा और उसको रोकना पड़ा भी अस्थायी रूप से। मेरा एक कहना है कि इस आंदोलन ने कुछ चीजें हल कर दी कि देश में जो डिवाइड एंड रूल की जो राजनीति है, वो राजनीति अब कह लीजिए उसको इस आंदोलन ने 24 में आप देखेंगे कि हिंदुत्व की राजनीति से एक तरह से दलित पिछड़ा समाज है, उसने अपने आप को अलग कर लिया। 2024 में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के बाद अयोध्या तक हार गए, 35-40 सीट हार गए, प्रधानमंत्री की जीत का अंतर कम हो गया। इस यूथ आंदोलन ने फाइनली उसको ब्रेक कर दिया, एकदम से उस राजनीति को ब्रेक कर दिया, हिंदू मुस्लिम राजनीति। और इस आंदोलन ने एक और काम किया कि बाबा साहब को सेंटर में ला दिया। तो अब मान लीजिए इनके पास कोई ऐसा कोई नैरेटिव नहीं है ना, जिसे बार बार किसी आंदोलन को डाइवर्ट करने के उनके पास बड़े बड़े नैरेटिव थे। राष्ट्रवाद था, राष्ट्रवाद को एक तरह से कह लीजिए कि ट्रंप साहब ने लगभग ध्वस्त कर दिया। ये हिंदुत्व था, वो 24 में ही ध्वस्त हो गया और इस आंदोलन ने और ध्वस्त कर दिया। तीसरा उनके पास मोदी ब्रांड था, वो ब्रांड बिकना बंद हो गया। तो अब छुपने के अलावा क्या रास्ता है? अब आप अमित शाह क्यों नहीं संसद में आ रहे हैं? अमित शाह तो बेसिकली हकड़ हकड़ के बोलने वाले आदमी हैं। मैंने संसद में आकर के और एकदम भयानक बोलते हैं आकर के, उनकी हिम्मत नहीं हो रही संसद में आके सामना करे। राहुल गांधी ने एकदम ये सवाल खड़ा किया बहुत उसमें जो है
बहुत सवाल खड़ा किया बड़ा कि ये मामला दिल्ली में जो दमन हुआ है उसकी 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 जिम्मेदारी कौन लेगा। आखिर बोल देते ना अमित शाह, बोलने की हिम्मत नहीं है। तो अब अमित शाह अगर नहीं आ रहे हैं तो ये बात फिर मोदी की तरफ चला जाएगा। ये अजीब तरह के दृश्य इनके सामने पैदा हो गया है। इस सरकार के सामने धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के चक्कर में सवाल चला गया अमित शाह और मोदी की तरफ, और अब अमित शाह अगर बचेंगे तो ये सवाल फिर मोदी की तरफ चला जाएगा। इस सरकार का आने वाले समय में, देखिए बेसिकली मेरा ये कहना है कि राजनीतिक रूप से अगर पॉलिटिकली तरीके से सोचा जाए, इस सरकार का अस्तित्व अब नहीं है। ये सरकार अस्तित्व में नहीं है अगर पॉलिटिक्स के स्तर पर सोचा जाए। दुनिया में कहीं भी जो तानाशाही भरी शासक होते हैं तो वो केवल दमन के बल पे नहीं जिंदा रहते हैं। वहां चुनाव नहीं होते हैं लेकिन दमन के बल पे नहीं जिंदा रहते हैं। वहां भी उनको पॉलिटिक्स करनी होती है, मतलब समाज के अलग अलग हिस्से को संतुष्ट रखना होता है। अगर वो संतुष्ट नहीं रख पाते हैं तो जनता पलट देती है ऐसे तानाशाहों को। कई जगह हुआ ऐसा। तो ये सरकार के पास, इस मोदी सरकार के पास अब पॉलिटिक्स नहीं है, केवल राज मशीनरी है। तो राज मशीनरी के बल पे आप लंबे समय तक आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। ये सरकार अस्तित्व में है और अस्तित्व में नहीं है। अब वो समय की बात है कि वास्तविक वो साफ साफ दिखे कि धर्मेंद्र प्रधान गए, साफ साफ दिखे कि मोदी गए, वो समय की बात है। जी मनीष भाई, क्या आज की तारीख में एक और चीज का जिक्र कर दूं। अभी कोई कह रहा था कि सदन चलने से, वो मेरे ऊपर सवाल कर रहे थे, सदन चलने से नहीं चलने से जनता का सबसे बड़ा नुकसान है, नहीं चलने से। ये सबको पता है, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरीके से सदन का उपयोग केवल और केवल अपनी मर्जी के बिल पास कराने के लिए हुआ है, उसे देख के लगता है कि सदन चलने से इस देश की जनता को कोई फायदा होगा। अभी एक बिल कल पास कराया गया, कई कई घंटे की बहस उसके बाद टीवी मीडिया पे हुई। सबने ये कहा कि छात्रों के भविष्य को सिक्योर करने वाला बिल पास हो गया। कोई माई कलाल इस बात की गारंटी दे सकता है कि इसके बाद पेपर लीक नहीं होगा? कोई कह सकता है? पेपर लीक पर, सिस्टम पर, एजुकेशन पॉलिसी पर कितनी बातचीत हुई? इसमें कौन से लूप होल पर किसी ने जिक्र किया? कोई भी मंत्री, सत्ता पक्ष का कोई भी नेता, एनडीए के कोई भी नेता ने बोलते हुए क्या कभी किसी भी ऐसी बात का जिक्र किया सिवाय मोदी जी के महिमा मंडन करने के, सिवाय सरकार के महिमा मंडन करने के? आज जो शिक्षा को लेकर के जितनी सवाल उठाए जाते हैं, क्या उस पर किसी ने एड्रेस किया था? कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। इससे बहुत क्लियर होकर के समझिए इस चीज को। मनीष भाई, जो जवाबदेही है, बजाय जवाबदेही तय करने के तमाम संस्थाएं भी कहीं ना कहीं सरकार के फेवर में माहौल बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। हाँ, लंबे समय से इधर भी लोगों ने ध्यान देना शुरू किया है। सदन का तो बहुत पहले अपहरण कर लिया गया। ये बात जो आप से सवाल कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि सदन को सत्ता ने अपने हिसाब से उसको कह लीजिए संचालित करने का एक तरह से लंबे समय से उसकी परंपरा उसने बना लिया, और सुप्रीम कोर्ट का भी एक तरह से अपहरण कर लिया गया है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा जो आंदोलन था उस आंदोलन में भी आंदोलन ही खड़ा हुआ काकरोच बोलने के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने, सीजेआई ने बोला। उसके बाद ही आंदोलन, वही प्रेरणा स्रोत थे, सुप्रीम कोर्ट ही के जज ही प्रेरणा स्रोत थे इस आंदोलन, जहां से वो चिंगारी फैली। गुस्सा तो था ऑलरेडी, वहां से क्लियर हो गया कि कोर्ट भी अब एक तरह से सत्ता के हाथ का, सत्ता का उसके ऊपर कंट्रोल है, सदन का उस पर कंट्रोल है। और ये जो कानून लाया गया है परीक्षा रोकने के नाम पे, उसमें परीक्षा रोकने का वो कानून नहीं है। उन्होंने मान लिया कि लीक होते रहेगा, उसके बाद दंड कड़ा करेंगे। इस कानून ने यह मान लिया है सरकार ने कि पेपर लीक होते रहेंगे, पेपर लीक को रोकने का कोई उसमें उस कानून में कोई नहीं, कुछ भी नहीं। पेपर लीक जब हो जाएगा तो उसके बाद दंड देने का, जो 3 साल 5 साल दंड था उसको 10 साल कर दिया, और कह रहे 3 महीने में फरियाएंगे, कह रहे जुर्माना 8 करोड़ तक शायद ले जाएंगे। तो कह रहे हैं कि वो ये सरकार ने इस कानून के जरिए भी मान लिया कि आने वाले समय में भी पेपर लीक होते रहेंगे। हाँ, लेकिन पेपर लीक होगा तो उसके बाद हम जो है वो करेंगे, कार्रवाई करेंगे। मेरा एक कहना राम प्रकाश जी ना, बहुत शार्ट में अगर कहूं तो बेसिकली देखिए, मोदी सरकार आई क्यों थी? जो बड़ी पूंजी थी, जो वैश्विक पूंजी थी और भारत की जो बड़ी पूंजी थी,
उसको लोकतंत्र को लगभग बहुत सारे जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को, बहुत सारे लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म करना था, क्योंकि वो अब कुछ पर्दा भी नहीं चाहती थी। तो कोई ऐसी सरकार चाहिए थी जिसके पास आरएसएस जैसा संगठन, जिसके पास पॉलिटिक्स को डाइवर्जन में ले जाने का जिसके पास ताकत। और इसलिए उस समय की कांग्रेस उस समय जो थी वह एक तरह से अप्रासंगिक हुई उनके लिए, कि ये इस दिशा में नहीं, इनके जरिए इस दिशा में नहीं बढ़ा जा सकता है। माने भारत के अब सारे संसाधनों पे कंट्रोल करना था, अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना था, शिक्षा को कंट्रोल करना था, और सारे देश में बेसिकली उसके सारी चीजों पे बड़ी पूंजी को डायरेक्ट कंट्रोल करना था, सारा लोकतांत्रिक पर्दा हटा के फेंक देना था। तो उनको एक ऐसी पॉलिटिक्स चाहिए थी उस समय जो चीजों को डाइवर्ट कर पाए दूसरी दिशा में, जो हिंदू मुस्लिम बना पाए, उसके पास एक आरएसएस जैसा संगठन। अब वही चीज अब आप इस पॉइंट पे आ गई है कि अब ये उस बड़ी पूंजी के लिए भी किसी काम के नहीं रहे। मैंने अब जनता में एक तरफ एक्सपोज हो रहे हैं तो बड़ी पूंजी भी उधर नाराज हो रही है। बात समझिए इस बात को। उसको भी लग रहा है कि अब इस सरकार के माध्यम से भारत को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, बल्कि इस सरकार के ऊपर सवार होकर के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो भारत में एक नए तरह से लोकतंत्र की वापसी हो जाएगी। जनजी आंदोलन के बाद ये इस सरकार जनता के मोर्चे पे भी गई और बड़ी पूंजी में भी उसका जो है कह लीजिए उसने भी अब साथ छोड़ने का लगभग बना लिया होगा, वहां भी अब उसके भी काम की नहीं रही। तो मेरा ही कहना है, इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि सरकार का अस्तित्व है लेकिन अस्तित्व अब नहीं है।